मंथन करना पड़ेगा। उसका कारण है, जिसने अटैक किया उसका कारण है। उसको मालूम है कि दलितों से जुड़ी हुई जो पहचान होती है, ये ऐसा लगता है कि देखिए सुनिए, सामाजिकता की कच्ची सड़क पर राजनीति की तेज गाड़ी चल नहीं सकती और जो चलाएगा एक्सीडेंट होगा। लेकर के दक्षिण तक चले जाइए, कोई भी महिला अगर चटकीले भड़कीले कपड़े पहनती थी तो तमाम लोग उस पर जाति सूचक शब्द कहते थे। ये क्या चमारो जैसे आपने रंग पहने गए। आरक्षण चाहिए ही चाहिए। और वो कितना चालाक है, हिंदू कितना चालाक है। पंजाब में दलितों की सबसे बड़ी आबादी है। लेकिन वही देश के प्रधानमंत्री अगर यूनाइटेड नेशन के अंदर जाते हैं तो वो खुद ये कहते हैं कि एक मैं ऐसे देश से आया हूं जो बुद्ध का देश है। हमने दुनिया को बुद्ध दिया, हमने युद्ध नहीं दिया, हमने बुद्ध दिया। भारत में आप क्या दे रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे आप क्या दे रहे हैं, ये उनको भी मालूम है कि बुद्ध क्या है, भगवान बुद्ध क्या है। सबसे अच्छा विचार हमारे पास, सबसे बढ़िया धार्मिक व्यवस्था हमारे पास, सबसे ज्यादा अगर किसी सोसाइटी में धोखा नहीं है, दलितों में धोखा नहीं है। दलित बहुत मानवतावादी है, वो कभी किसी को धोखा नहीं देता। वो उसका व्यवहार है, उसका बिहेवियर है। रात दिन पिटने वाले लोग, अगर हमारे समाज का व्यक्ति कोई गलती भी कर रहा है, मजदूरी करके आ रहा है, गलती कर रहा है, घर में कुछ और गड़बड़ कर रहा है, उसके बावजूद भी उसकी पत्नी कहीं ना कहीं दुखी और पीड़ित होने के बावजूद भी उसको रात में या बच्चों के गुरु कहीं ना कहीं भोजन देती है कि मर ना जाए, उसको मरने नहीं देना है। तो ऐसे सारे विचारों के बावजूद भी आखिर वो क्या कारण है, आखिर वो क्या हालत है कि हम जिस गति से हमको बढ़ना चाहिए था वो गति हमारी तय नहीं है। ये मंथन हमको करना ही पड़ेगा। ये समय है और ये समय ही है। सवाल बन के दलित को नहीं घूमना है, उसको जवाब ही बनना पड़ेगा। और जवाब कहीं ना कहीं हमको ऐसे सामाजिक मंचों पे ही ढूंढना पड़ेगा। एक जवाब मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपकी पहचान का सवाल खड़ा किया। हम इस देश के मूल निवासी, हमारी रगों में इस देश की मिट्टी है, इस देश की प्रकृति है, इस देश की नेचर है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम इस सारी व्यवस्था का हिस्सा होने के बावजूद भी अगर हमको अलग थलग किया गया होगा तो कहीं ना कहीं हमको ये मंथन करना पड़ेगा। उसका कारण है, जिसने अटैक किया उसका कारण है। उसको मालूम है कि दलितों से जुड़ी हुई जो पहचान होगी उसको थोड़ा कहीं ना कहीं डाइल्यूट करो, उसको घटाओ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जो सोसाइटी, जो भी सोसाइटी होगी, जो लोग खान पान को लेकर के अगर खान पान में पवित्रता ढूंढते हो, ऐसा समाज कभी प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता। अभी तो गए। मैं ये खाता हूँ या मैं ये नहीं खाता हूँ, अगर कोई वहां भी पवित्रता ढूंढेगा, ऐसा सोसाइटी कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकती। अपनी कल्चर को पहचानो। भारत के दलित मूवमेंट का ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है कि भारत का जो दलित मूवमेंट है वो राजनीतिक भी रहा, वो सामाजिक भी रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उस मूवमेंट में जो उसका सांस्कृतिक आंदोलन है वो आगे नहीं बढ़ पाया। बाबा साहब ने आपको बहुत कुछ दिया। बाबा साहब ने, देखिए सुनिए, कितने बड़े नेता हैं और कितने बड़े सामाजिक हैं कि अभी तक बाबा साहब जी के द्वारा तय किए गए मुद्दे, अभी बाबा साहब जी द्वारा दिए गए अधिकार
में एक लाइन भी हम जोड़ नहीं पाए। दलितों का दलित मूवमेंट, दलितों का राजनीतिक मूवमेंट अभी उस एजेंडे में एक लाइन नहीं जोड़ पाया। एक लाइन भी तय नहीं कर पाए। आरक्षण बाबा साहब ने आपको दिया, बाबा साहब के सामने प्राइवेट सिस्टम नहीं था, प्राइवेट सिस्टम यहाँ आया। क्या इस देश के दलितों ने, इस देश के नेताओं ने, इस देश के जो भी लीडर्स हैं, क्या उन्होंने अब इस देश में प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन बनाने के लिए कोई माहौल बनाया? एक तो लोगों ने कहा माहौल बनाने का मतलब ये नहीं कि मैं लोकसभा में एक बार सवाल खड़ा कर दूंगा। माहौल बनाने का मतलब होता है कि सड़क से आंदोलन तय हुआ। इस देश में कितने आंदोलन हुए जो सड़क से तय हुए, जिन्होंने ये कहा कि मैं कहीं ना कहीं इस देश में प्राइवेट सेक्टर को रिजर्वेशन चाहते हैं। ये है सवाल। और देखिए कल्चर कितनी बड़ी होती है। अभी एक गीत आया, अभी जो बहन जी ने जो गीत गाया, आपको मालूम होना चाहिए कि जो आप पसंद करते हैं, जो आप गीत गाएंगे, जो आप संगीत गाएंगे, जो आपकी रगों में होगा, जो आपकी कल्चर को मैच करता होगा, जहां आपकी कल्चर दिखाई देगी, वही चीजें आपको पसंद आएगी। एक ही गीत ने कहीं ना कहीं भाषा चेंज करी और पूरे माहौल को कहीं ना कहीं एक रंग में बनाया। मेरा मानना यह है कि दलितों को, देखिए दो चीजें आप ध्यान रखें, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये सामाजिक मंच है या झूठ नहीं बोलूंगा। हो सकता है कि कहीं पॉलिटिकल मंच पे कोई बातें इधर से इधर कर देता हूँ, लेकिन मेरा मानना यह है कि इस देश का दलितों का राजनीतिक मूवमेंट इसलिए फेल हुआ, उसका कारण है नेता ने चेक नहीं किया। नेता आता है, दलित समाज के बीच में कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब कुछ नहीं हो सकता। वो फ्रस्ट्रेट है, वो फ्रस्ट्रेट है, वो आपको फ्रस्ट्रेट करना चाहता है। ये बात ध्यान से सुनो। अगर देखिए, हम सब तमाम वो लोग हैं जो मजदूरों की औलाद है। अगर हम मजदूरों की औलाद हैं, गांवों में मजदूरी करते करते इस देश के दलितों ने, उन लोगों ने एक सपना देखा कि मेरा बेटा टीचर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा या कुछ नहीं बनेगा, मुझे इसको एजुकेशन देनी है। और उस सोच का प्रभाव ये हुआ कि आज इस देश में दलित कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ा। कहीं नेता की नाकामी आपके ऊपर हावी ना हो जाए, क्योंकि वो मंथन करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, सुनिए, सामाजिकता की कच्ची सड़क पर राजनीति की तेज गाड़ी चल नहीं सकती, और जो चलाएगा एक्सीडेंट होगा, 100% एक्सीडेंट होगा। और ये बात सीखो, ये बात बीजेपी से सीखो भाई। नेता है, उनको मालूम है कि सत्ता में अपने आंदोलन को किस तरीके से मजबूत बनाना है। आप अपने कल्चर को भूल गए, आप अपने सामाजिक आंदोलन को भूल गए। ये सही क्या पटाखे बहुत हैं अभी। लेकिन मेरा कहना ये कि हम आत्ममंथन करें। एक छोटी सी बात मैं कह करके, पिछले 2-3 साल से मैं अक्सर कुछ चीजों को, अक्सर जैसे मुझे जो भी बात करने का मौका मिलता है टीवी चैनल पे, मैंने 1000 बार अक्सर जानबूझ करके, उसको मालूम है कि इससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मुझे वो बोलना ही है, ये मेरा सिलेबस तय रहता है। मैं अक्सर टीवी चैनल की डिबेट में 1000 बार मैंने ये बात बोला कि इस देश के दलितों को, इस देश के पिछड़ों के लीडर्स को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि सामाजिक न्याय की लड़ाई ही धार्मिक व्यवस्था की लड़ाई को खत्म कर सकती है। इस देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई को दलित मूवमेंट आगे करेगा तो जो धार्मिक मूवमेंट है वो खुद पे खुद पीछे चला जाएगा, और उसका प्रभाव शायद दलित लीडर्स पर ना हुआ हो, लेकिन एक पार्टी है, हालांकि वो भी एक पार्टी है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी या जितने कुछ हो सकता है कि धोखा हो, वोट पाने का एक तरीका हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ठीक दिखाई देगा। मैं अंतिम बात के साथ ये कहूंगा कि आज हम मंथन करेंगे सिर्फ बाबा साहब की जीवनी और बाबा साहब के काम, यहां तक दलित मूवमेंट नहीं हो। आपका क्या योगदान है ये तय करना पड़ेगा। आप उस मूवमेंट में किस तरीके से मदद कर सकते हैं ये आपको बताना पड़ेगा। बाबा साहब ने आपको धर्म दिया, सामाजिक मंचों पे आप उठे, और जब आपको शादी करनी हो कहीं ना कहीं आप ही वो चक्कर लगा रहे हैं।
सवाल किससे पूछ रहे? ब्राह्मण से। ब्राह्मण आया था आपके पास ये बात बताने कि भाई सामाजिक मंच पर भगवान बुद्ध बन जाना, और जब शादी करनी हो या दहेज का लालच भी हो सकता है, कभी कभार आप भी मंथन करो, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं मंथन कर सकते? और ये कैसे नहीं तय हो सकता भाई? इस समाज में डबल ओप्रेस भी है। अगर दलित ओप्रेस क्लास है तो उसकी जो महिलाएं हैं वो डबल ओप्रेस है। जब तक दलित अपने अधिकार मांगे, अपने समाज की महिलाओं को आगे नहीं लाएगा, कभी वो प्रोग्रेस कभी कर ही नहीं, कभी नहीं कर सकता। उसका एजेंडा हमेशा डाउन रहेगा, इसलिए उसको आंदोलन चलाया। लेकिन बाबा साहब ने अंतिम शब्दों में क्या कहा? जब उन्होंने कहा कि भाई सुनो, ये देश राजनीतिक रूप से आजाद हो रहा है, ये देश राजनीतिक रूप से आजाद हो रहा है, ये देश सामाजिक रूप से आज भी गुलाम है। और अगर ये देश सामाजिक रूप से गुलाम है तो मैं अपने तमाम अनुयायियों से ये उम्मीद करूंगा कि इस देश में तीसरी आजादी, जो सामाजिक आजादी की लड़ाई लड़ी जाएगी, इस देश के दलितों को लड़नी ही पड़ेगी। तीसरी आजादी आर्थिक आंदोलन, तीसरी आजादी सामाजिक आंदोलन, तीसरी आजादी शैक्षिक आंदोलन, तीसरी आजादी सांस्कृतिक आंदोलन। ये जब तक आपको नहीं अपनाना पड़ेगा, मुझे क्या कपड़े अच्छे लगते हैं, जब तक मैं ये तय नहीं करूं, ये कैसे हो जाएगा भाई? ये तय नहीं हो सकता। द कलर्स ऑफ दलित, एक छोटा सा आर्टिकल लिखा था मैंने, द कलर्स ऑफ दलित, दलितों के रंग। दलितों के रंग क्या हो सकते हैं? मैं उसमें बताया था कि इसी गांव के परिवेश में भारत के चाहे किसी भी कोने में चले जाइए, आप कश्मीर से लेकर के दक्षिण तक चले जाइए, कोई भी महिला अगर चटकीले भड़कीले कपड़े पहनती थी तो तमाम लोग उस पर जाति सूचक शब्द कहते थे। ये क्या चमारो जैसे आपने रंग पहने गए। दुनिया बदली, दलित मूवमेंट बदला, और आज वही रंग दुनिया की कोई भी किसी समाज की महिला अगर अपने आप को अच्छा दिखना चाहती है, सुंदर दिखना चाहती है, तो वही दलितों के कपड़े पहनने पड़ेंगे, वही लाल, वही चटकीले, वही भड़कीले कपड़े पहनने पड़ेंगे। कल मजबूरी में दलित जो अनाज खाता था, जो मोटे अनाज थे, आज वो पूरी दुनिया उन्हीं अनाज को खाना चाहती है। अभी आप देखना, आएंगे लोग आपके दरवाजे पे आएंगे, आपके दरवाजे पे आएंगे कि हमको बताओ कि भूख में कैसे जिंदा रहा जा सकता है, हमको बताओ कि तुम कैसे अभाव के बावजूद भी इतना पढ़ लेते हो, हमको बताओ कि तुम ऐसे असुरक्षित माहौल में भी कैसे रह सकते हो। गांधी जी गए थे ना, केजरीवाल जी भी गए थे आपके मुख्यमंत्री, गरीबी का एक मॉडल देखने कलकत्ता के अंदर, गांधी जी ने भी वहां गरीबी का मॉडल देखा था। तो हमारे घर तैयार होंगे, आप इस कल्चर को मजबूत करो। और ये बात मैं अंत करके इसलिए कह रहा हूं कि देखो, अमेरिका का ब्लैक, भारत का दलित 1935 में आरक्षण के दायरे में आया। 1935 से पहले की कहानी सुनो। 1832 में अहमदनगर एक जिला है, बाबा साहब ने अपने लिटरेचर में ये बात मेंशन की है कि 1832 का दलित अंग्रेजों को चिट्ठी लिख करके ये कह रहा है कि मुझे अंग्रेजी शिक्षा चाहिए। 1832 का दलित जिसे हिंदी ना आती हो, अंग्रेजों को जो चिट्ठी लिख रहा होगा, वो कह रहा है, मांग कर रहा है कि मुझे अंग्रेजी शिक्षा चाहिए। ये दलित मूवमेंट है, चेक करो उसको, ये दलित मूवमेंट 1832 में कह रहा है कि अंग्रेजी चाहिए। आप उसको सोचो, 1907 में दलितों का एक ग्रुप जनगणना आयोग को एक चिट्ठी लिखता है। 1907 का दलित ये चिट्ठी लिखता है कि भाई हमारी जनसंख्या को आप हिंदुओं की जनसंख्या से अलग करो। और शौकत अली नाम के एक मुस्लिम थे, उनका जनगणना आयोग के साथ बड़ा आना जाना था। 1911 में इस देश के दलितों ने हिंदुओं से अलग होकर के अपनी जनगणना कराई, और 20 तक आते आते उन्हीं जनगणना के आंकड़ों को लेकर के बाबा साहब ने अंग्रेजों के ऊपर ये दबाव तय कर दिया कि कहीं ना कहीं हमें आरक्षण चाहिए ही चाहिए। और वो कितना चालाक है, हिंदू कितना चालाक है,
पंजाब में दलितों की सबसे बड़ी आबादी और स्पेशली वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों की आबादी सबसे ज्यादा पंजाब में थी। उनको मालूम था कि अगर ये आंकड़े जारी होंगे तो पंजाब की कहानी चेंज हो जाएगी। उसने जानबूझ करके एक करेक्टर पैदा किया और बता दिया कि भाई ये इस धर्म का आदमी है। चलिए एक मुद्दा है। मेरा कहना यह है कि 1935 में इस देश का दलित आरक्षण के दायरे में आया और मार्टिन लूथर किंग 70 के दशक में नहीं 69 यानी कि अंतिम स्थिति में 60 के अंतिम स्थिति में जाकर के इस देश के अमेरिका का ब्लैक आरक्षण या डाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं उसके दायरे में आया। दोनों के आंदोलन की गति चेक करना, दोनों के आंदोलन की गति चेक करना। अगर वो डाइवर्सिटी में आया तो आप सुनिए वो क्यों आ गया। उसने कहा कि सुनो, मैं अपनी कल्चर से प्यार करता हूं। उसके सारे शोषण का कारण क्या था? रंग था। उसने कहा कि एक काम करूं, मैं रंग चेंज कराने के लिए किसी मस्जिद में नहीं जाऊंगा, किसी गिरजाघर में नहीं जाऊंगा, मैं इस रंग को ही खूबसूरती का प्रतीक बना दूंगा। और वहां ब्लैक ब्यूटी एक कंसेप्ट पैदा हुआ उसी अमेरिका के अंदर। अगर व्हाइट ब्यूटी वहां अगर कोई मॉडल अगर व्हाइट ब्यूटी के रूप में प्रस्तुत थी तो वहां नैनामी भी थी, वहां ब्लैक मॉडल भी थी। उन्होंने अपना इतिहास टोनी मॉरिसन जाओ देखो ना, क्या है ब्लू आइज, जाओ देखो ना उसने क्या बोला उसको। उसने कल्चर तय कर दिया। उनका जो संगीत है जिसको बोलते थे लोग ये कान भोर संगीत है, आज वो जाज म्यूजिक है। हर आदमी उसको सुनना चाहता है। मेरा कहना ये है किसी के पास मांगने मत जाओ, अपने आप को प्रूव करो, अपने आप को सिद्ध कर दो और आप सिद्ध कर सकते हैं। आपके पास हर वो चीज है। बस मैं इसी के साथ काफी चाहूंगा। बहुत सारी कभी कभार आदमी मुझे अच्छा इसलिए लगा कि इस देश के दलितों को राजनीतिक आंदोलन सामाजिक आंदोलन के साथ साथ जो उसकी सांस्कृतिक पहचान है वही एक माहौल है कि जो उसको खिला देगा। मैं भी खिला, मैं तो हिंदू जी से बात करता हूँ गीत और ये सब चीजें जब आएंगी इसी के साथ जय भीम जय भारत और एक माफी के साथ मैं थोड़ा सा जाऊंगा सुबह के बाहर भी जाना है। धन्यवाद। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।